ओके, तो उसी पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नया पैटर्न क्या है, रिफॉर्म्स किस तरीके के किए गए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, एसे का 250 मार्क का पेपर डायरेक्टली ऐड किया गया है। पहले की जो प्रायर एग्जाम थी उसमें आप लोगों को 25 मार्क के लिए एसे पूछा जाता था, अभी डायरेक्टली 250 मार्क के लिए एसे पूछा जाने वाला है। साइमल्टेनियसली हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कैसा करना है और व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, सपोज हमने आगे जाके स्ट्रेटेजी क्या रखनी, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां तक स्टेट सर्विस की बात है आप लोगों का, राज्य सेवा का, तो आप लोगों को पता है ये 3 टायर में एग्जाम कंडक्ट होती है। प्रीलिमिनरी टेस्ट रहेगा, इसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में एग्जाम का जाहिरात कहेंगे हम कि एग्जाम की जाहिरात है 10 पे। वो जाहिरात आने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि कितने लोगों के लिए, यानी कितने आप लोगों को क्या कहते हैं, कितने पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। आप फॉर्म्स वगैरह फिल कर दो और फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों का फिर फर्स्ट टायर रहता है प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी इन लोगों ने 2-3 महीने पहले चेंजेस किए। चेंजेस जनरली, माइक ऑफ कर लीजिए आपके, चेंजेस जनरली इन लोगों ने सेकंड पेपर में किया है। जो फर्स्ट पेपर इन लोगों का है दैट इज जीएस पेपर फर्स्ट, टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें है, पहले भी थे अभी भी वही रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। टोटल समय आप लोगों को 120 मिनट यानी 2 घंटे दिया जाएगा। इसका जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा दैट विल बी ऑफ डिग्री एंड द मीडियम ऑफ पेपर विल बी मराठी एंड इंग्लिश एंड अगेन दिस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। सीसेट का जो पेपर है, सीसेट का पेपर इस साल से क्वालिफाइंग हो चुका है, यानी 2022 जो रहेगा आप लोगों का, दिस विल बी द अगेन रिफॉर्मेटिव ईयर। यहाँ पे इस साल इन लोगों ने सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग करते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी एंड एमपीएससी दोनों एग्जाम में। 200 मार्क्स के लिए पेपर रहता है, वापस 2 घंटे यानी 120 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। और 10th और 12th का स्टैंडर्ड रहता है, लेवल जनरल ऑफ क्वेश्चन, मराठी प्लस इंग्लिश, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आप लोगों के लिए। बट द मेन थिंग इज दैट from now onwards this CSAT paper will be in the qualifying nature। ये आप लोगों को पूरी तरह से क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि क्वालिफाइंग का मतलब 200 मार्क्स का जो पेपर रहेगा उसमें से आप लोगों को 33% नंबर सिक्योर करने हैं। 33% यानी तकरीबन 66 मार्क्स हो गए आप लोगों को। सो दोज पीपल हु आर गेटिंग मोर देन 66 मार्क्स ओनली दोज विल गेट क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट पेपर ऑफ देयर जेके। आपने फर्स्ट पेपर दे दिया, सेकंड पेपर दे दिया, आपकी प्रीलियम की पूरी एग्जाम हो चुकी है, आपका पेपर जब एमपीएससी का चेक होने के लिए जाएगा एमपीएससी, इसके बाद अभी सबसे पहले सीसैट का पेपर आप लोगों का चेक करेंगे। जिन जिन बच्चों को 66 या उससे ज्यादा मार्क्स है या नंबर से, उन्हीं बच्चों का फिर जीएस का फर्स्ट पेपर चेक किया जाएगा। दिस इज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ यूपीएससी। ये पहले ही आप लोगों को सेग्रीगेट कर देंगे। सेग्रीगेट है, इसको स्क्रीनिंग कहा जाता है कि पहले ही आपने बच्चों को छाट दिया है नीचे जो क्वालिफाई नहीं हुए, और बाद में फिर आप लोगों को जो मेजर क्या कहते हैं उसे, जो मेजर आप लोगों का कट ऑफ रहेगा दैट कट ऑफ विल बी टिपिकली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जीएस पेपर फर्स्ट। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसके पहले का जो आप लोगों का कट ऑफ था उसमें जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, सीसेट दोनों का कट ऑफ आता था आउट ऑफ 400। बट फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स द कट ऑफ विल बी ओनली फॉर फर्स्ट पेपर। 200 में से आप लोगों का कट ऑफ डिसाइड होगा। अभी बच्चों में ये भी हड़बड़ाहट है कि सर इसका कट ऑफ कितना रहेगा। तो देखिए इसके पहले जो कट ऑफ लगता था 50 to 60% के आसपास कट ऑफ लगता था, यानी टोटल मार्क्स के जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, सपोज जो मेंस के लिए जो क्वालिफाइड होता है उसको 50% मार्क्स रहते हैं। तो अभी भी जीएस में आप लोगों को 50% मार्क्स का आपसे एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा कि 200 मार्क्स का पेपर है तो आपने ऑन एन एवरेज 90 से लेके 100 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ आएगा। वो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, ±10 हम लोग कहेंगे, बट इससे कुछ बड़े और अदर कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। ये आप लोग समझ लीजिए, ये प्रीलियम का रहेगा। सो आप लोग ये भी ध्यान में रखिए कि इन्होंने क्वालिफाइंग कर भी दिया होगा तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये सीसेट के प्रिपरेशन की हमें जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए। 2016 में भी यूपीएससी ने, 2014 में आई थी, इन्होंने यूपीएससी ने अपना सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग किया था। इवन इसके पहले भी उसके नंबर पकड़े गए थे कट ऑफ में, बट थोड़े बहुत एजिटेशन हुए, प्रोटेस्ट हुए, तो यूपीएससी ने जो सेकंड पेपर था सीसेट का उसे क्वालिफाइंग कर दिया। बट क्वालिफाइंग करने के बाद उसका जो टफनेस ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, टफनेस का जो लेवल थोड़ा सा अपग्रेड उन लोगों ने कर दिया। तो आप लोग इसके बारे में भी एकदम रिलैक्स मत रहिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए सीसेट के लिए। यूपीएससी में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट, जो जीएस में 100 के ऊपर स्कोर करते, बट दे आर जस्ट गॉट फेल्ड बिकॉज ऑफ द सीसेट। ऐसे भी कैंडिडेट्स। तो सीसेट के लिए आप लोग ठीक ठाक प्रैक्टिस करके एग्जाम के 3-4 महीने पहले यू कैन गेट थ्रू द एग्जाम। को ज्यादा भी करना नहीं, क्योंकि ये आपको 70 भी नंबर आ गए तो भी मोर देन इनफ है। प्रीलियम के ऊपर ज्यादा एनर्जी आप वेस्ट मत ही कीजिए, मेरा ये कंसर्न, क्योंकि प्रीलियम के नंबर पकड़े ही जाते नहीं है। प्रीलियम इस एग्जाम में जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है। स्क्रीनिंग यानी जो क्वालिफाइड, जो
इंटेलिजेंट या जो अंडरस्टैंडिंग लोग हैं उन्हीं को सिर्फ मेंस को बुलाना है, बाकी के सब नीचे छाट देते हैं। इसको स्क्रीनिंग करके देखा जाता है एक तरीके से। प्रीलिम्स के आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। चेंज एक ही है कि सीसैट का पेपर विल बी क्वालिफाइंग नाउ ऑनवर्ड्स, बट स्टिल यू पीपल गेट प्रिपेयर्ड फॉर द सीसैट। ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी या टफ आ सकता है। जहां तक इसके सिलेबस की बात है तो देखिए सिलेबस में कोई चेंजेस हुए नहीं प्रीलियम के। प्रीलियम का जो सिलेबस था स्टूडेंट का ये भी कहना कैसा प्रीलियम का भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो प्रीलियम का सिलेबस जैसे था वैसे ही है। करंट इवेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। इसके लिए आप लोगों को जनरली एनसीईआरटी पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाएगा। जैसे कि रिटर्न में लिखना है आप लोगों को तो एनसीईआरटी तो मस्ट ही हो, ठीक है। और सीसैट का भी जो सिलेबस था आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, एलआर कहेंगे, क्वांट कहेंगे, डिसीजन मेकिंग, सो दिस सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी विल रिमेन स्टैटिक और स्टेशनरी। इसमें कोई भी चेंज आप लोगों के किए गए नहीं है। प्रीलियम के बाद नेक्स्ट रहेगा जिसकी हम लोगों को मेजरली डिस्कशन करना है, दैट इज ऑफ योर मुख्य परीक्षा, एमपीएससी मुख्य परीक्षा। इसे न्यू पैटर्न करके कहा जाता है। अभी न्यू पैटर्न रहेगा ये। तो ये क्या रहेगा तो देखिए आप लोगों के सामने ये आप लोगों को स्लाइड दिखाई पड़ रही होगी। इस स्लाइड में आप लोगों को पूरी तरीके से ये दिया आप लोगों को व्हाट विल बी द पैटर्न फॉर द न्यू एग्जाम। सपोज सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं कि ये जो एग्जाम है अभी ये पूरी तरह से एमपीएससी ने डिस्क्रिप्टिव में रखी। इसको वर्णनात्मक कहा जाता है मराठी। इसके पहले जो मेंस थी वो मेंस आप लोगों की ऑब्जेक्टिव थी। इंडिया में 27 स्टेट है, उसमें से कुछ गिने चुने स्टेट ऐसे कि जिनकी मेंस अभी भी स्टेट पीसेस की मेंस अभी भी ऑब्जेक्टिव कंडक्ट की जाती थी, और उसमें से महाराष्ट्र वाज वन ऑफ द स्टेट। इसकी वजह से वो ऑब्जेक्टिव होने की वजह से एमपीएससी के बच्चे यूपीएससी के लिए क्वालिफाई होते ही नहीं थे, वो प्रिपेयर ही नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि पूरा डायमेंशन ही अलग है। यूपीएससी का बच्चा की एमपीएससी देता था। बट अभी जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव नेचर आ चुका है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को कहूंगा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आप। अगर एमपीएससी के लिए इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट क्वालिफाइड फॉर द यूपीएससी आल्सो, बिकॉज इन सिलेबस देयर विल बी नो सच डिफरेंस। छोटा मोटा रीजनल डिफरेंसेस आप लोगों को रहेंगे सिलेबस। जहां तक नए पैटर्न की बात है, इसमें टोटल 9 पेपर आप लोगों के लिए रहेंगे। ये आप लोग पहले कंफर्म कर लीजिए। टोटल 9 पेपर्स विल बी देयर फॉर नियर अबाउट 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स। ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए पहले। इसमें पेपर कौन से रहेंगे तो आप जब भी मेंस को क्वालिफाई होगे, मेंस में सबसे पहले आप लोगों का क्वालिफाइंग या सॉरी आप लोगों की इसके पेपर रहेंगे लैंग्वेजेस के। पेपर 1 विल बी ऑफ मराठी, 300 मार्क का पेपर रहेगा डायरेक्टली, और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर में रहेगा, आप लोगों को लिखित में देना पड़ेगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और दूसरा पेपर रहेगा आप लोगों का इंग्लिश का, पेपर 2 सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ये भी 300 नंबर का रहेगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों भी पेपर क्वालिफाइंग होने वाले। क्वालिफाइंग का मतलब ये कि आप लोगों को दोनों भी पेपर में 25% नंबर्स लेके आने हैं, 25%। 300 के 25%, दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू गेट 75 मार्क्स आउट ऑफ 300। अभी आप कहेंगे कि इसमें सर सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस इसका ये रहेगा, इसमें आपको छोटा सा ऐसे लिखना पड़ेगा, छोटा सा 100-200 वर्ड्स में। प्रेशर रायटिंग एक रहेगा। प्रेशर रायटिंग आणि आपण त्याला मराठीमध्ये सारांश लेखन म्हणतो। एक पॅसेज दिलेला असेल त्याच्या 1/3 तुम्हाला सारांश लिहावा लागतो। पत्र लेखन तिच्यामध्ये असतं, लेटर राइटिंग एक रहता है, अहवाल लेखन एक रहता है, रिपोर्ट राइटिंग आप लोग कहेंगे इसे, और छोटा मोटा ग्रामर का टॉपिक रहेगा इसमें, इंग्लिश और मराठी। आप लोगों को अगर इसका सिलेबस क्या रहेगा वो वो पता करना होगा तो आप लोग यूपीएससी के पेपर देख सकते हो। नो डिफरेंस विल बी देयर, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास इतना तो नॉलेज है सपोज कि आप लोग इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। इन दोनों पेपरों को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आपकी नोट्स पढ़ के या किसी के गाइडेंस के अंडर में विद इन 7 days और 15 days यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ द पेपर्स। तो इनकी तरफ डायरेक्टली आप लोगों को अटेंशन देने का अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये मेरा कंसर्न है। आपको जरूरत है जिसकी तरफ आपको अटेंशन देना है वो है आप लोगों के बाकी के सब पेपर 3 से लेकर 9 तक। इसमें थर्ड पेपर जो आप लोगों के लिए रहेगा सर वो रहेगा एसे का पेपर। इसको मराठी में निबंध कहा जाता है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, अभी जो एग्जाम होगी इस एग्जाम की मेंस में 2022 की एग्जाम की मेंस में ऐसे सिर्फ 25 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछा जाएगा। और आप नेक्स्ट जो एग्जाम देंगे उस एग्जाम में ये ऐसे डायरेक्टली 250 मार्क्स के लिए होने वाला है, यानी डायरेक्टली 10-fold इंक्रीमेंट रहेगा।
अभी आप कहेंगे कि सर इसमें 250 मार्क्स में एग्जैक्टली व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। यूपीएससी आप लोगों को 2 सेक्शन में ऐसे पूछेंगे, एमपीएससी इसमें पार्ट ए आप लोगों का रहेगा। इस पार्ट ए में आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 एसेज रहेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए अपने। इसमें 4 एसेज आप लोगों को रहेंगे पार्ट ए में, और जो पार्ट बी आप लोगों का रहने वाला है, इस पार्ट बी में एमपीएससी ऑफिस आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 ऐसे देंगे। आपको ऊपर का जो पार्ट ए है उस 4 ऐसे में से कोई भी एक ऐसे आप लोगों को चूज करना है। वो ऐसे आप लोगों को तकरीबन 1250 मार्क्स में लिखना पड़ेगा, यानी 1250 यानी 1200 से लेके 1500 वर्ड्स हम लोग कंसिडर करेंगे सर। 1500 वर्ड्स में आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, और जो सेकंड ऐसे रहेंगे वो भी आप लोगों को सेम वर्ड लिमिट में लिखना पड़ेगा, फ्रॉम 1200 टू 1500। दूसरी चीज है कि सर आप कहेंगे कि इसमें इसका नेचर क्या रहेगा ऐसे का, तो ऐसे का जो नेचर होता है ना, ऐसे 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक वेग ऐसे आप लोगों का रहता है, वेग यानी आप लोगों को फिलोसॉफी के ऊपर में कुछ पूछ लिया। मैंने एक 4 आप लोगों को नीचे के जो 4 ऐसे दिए, इन चारों ऐसे जो मैंने आप लोगों को कोट्स डाल के दिए, जैसे गांधी का एक कोट मैंने डाला, एंड आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वन डे। आग के बदले आग पूरी दुनिया को एक दिन अंधा कर देंगे। दूसरा मैंने डाला, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल, अरिस्टोटल ने कहा था ये। तीसरा मैंने डाला, हेल्थ इज वेल्थ। चौथा मैंने डाला, कोई तो भी कोट मैंने डाल देगा। तो आप कहेंगे कि सर ये मुझे समझ में तो आ रहा है बट मैं इसमें लिखूं क्या, 1500 वर्ड्स लिखना इतना पॉसिबल है नहीं सपोज, तो इसकी प्रैक्टिस रहती है सर। और दूसरा जो ऐसे रहेगा आप लोगों का वो स्टैटिक रहता है। स्टैटिक यानी आपको पता है, जैसे कि रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। डायरेक्टली ऐसे दे देंगे कि आपको बहुत कुछ पता है, आप कहेंगे कि सर मैं बहुत लिख सकता हूँ। बैलेंस करेंगे आप, एक ऐसा कि जो आपको पूरा पता है और दूसरा ऐसा जो थोड़ा बहुत पता है, आपको आइडिया से वो लिखना पड़ेगा। ऐसे 2 एसेज आप लोगों को दिए जाएंगे। एक सेकंड, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से 2 एसेज आप लोगों को पूछे जाएंगे। एसेज के डायमेंशन बहुत वास्ट रहेंगे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, डेमोक्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ एंगल से एसेज पूछेंगे आप लोगों को। बट नो नीड ऑफ वरी, हमारे पास एसेस का बहुत बड़ा ये है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग 2 ऐसे आप लोगों को लिखने पड़ेंगे सर, फॉर 125 मार्क्स ईच। कोई डाउट है क्या आपको महेश? डाउट अगर रहेंगे तो हम लोग एंड में क्लियर कर लेंगे उसे। वैसे ऐसे के बाद बाकी आप लोगों के लिए 4 नए पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसमें जीएस पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स के लिए रहेगा या आप लोगों को, जीएस पेपर सेकंड 250 मार्क्स के लिए, जीएस पेपर 3 250 मार्क्स एंड जीएस पेपर 4 फॉर 250 मार्क्स। सिलेबस तो आया है नहीं, बट आप कहेंगे कि सर इसमें सिलेबस क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेबल सिलेबस। तो देखिए जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी रहेगा आप लोगों को, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसमें आर्ट एंड कल्चर भी हो सकता है। आर्ट एंड कल्चर अगर रहा तो वो स्पेसिफिकली इट विल बी रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ महाराष्ट्र। एमपीएससी यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकती है। जीएस पेपर फर्स्ट में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के साथ और एक सब्जेक्ट आ सकता है जिसको हम लोग सोसाइटी कहेंगे, इंडियन सोसाइटी, इसको सोशियोलॉजी। इंडियन सोसाइटी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो मेरे हिसाब से डालना भी चाहिए सिलेबस में। सोसाइटी अगर आप लोगों को कुछ टिपिकल महाराष्ट्रियन सोसाइटी के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा, मराठी समाज क्या बैकग्राउंड है आप लोगों के, तो ये दिस कुड बी द प्रेडिक्टेबल सिलेबस फॉर जीएस पेपर फर्स्ट। 250 मार्क्स के लिए होगा ये। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, आप कहेंगे कि सर इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्वेश्चन यानी क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पेपर में सब। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन 70 मार्क्स के लिए हिस्ट्री पूछा जाएगा, 80-90 मार्क्स के लिए हिस्ट्री जियोग्राफी पूछा जाएगा, 30-40 मार्क्स के लिए आर्ट एंड कल्चर एंड 30-40 मार्क्स फॉर सोशियोलॉजी। इस तरीके से डिवाइडेशन करें। 2 मेजर सब्जेक्ट विद 2 कंपोनेंट्स, history and geography will be the major subjects, and art and culture and Indian society or Maharashtra society would be the 2 components. Second paper आप लोग आएंगे, second paper will be definitely of polity and international relations.
इंटरनेशनल रिलेशनशिप होगा नहीं होगा, होगा थोड़ा बहुत, बट इसमें गवर्नेंस एक डाला जाएगा। पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस के ऊपर अभी वापस आपने देखा सरकार चेंज होकर वापस बीजेपी गवर्नमेंट अगर आई तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये उनका स्लोगन है। तो गवर्नेंस के ऊपर मोदी जी भी काफी फोकस करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे भी गवर्नेंस होना भी चाहिए। एक ऑफिसर का बड़ा ही बेसिक फंक्शन होता है टू डिलीवर द प्रॉपर गवर्नेंस। तो आप लोगों को सेकंड पेपर में पॉलिटी एक रहेगा। कि माइक्स आप लोग ऑफ कर लीजिए प्लीज। सो सेकंड पेपर में पॉलिटी प्लस गवर्नेंस और थोड़ा बहुत पार्ट आईआर का हो सकता है। ये 250 मार्क्स के लिए आप लोगों का रहेगा। इसमें करंट आप लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा सर, ये एक चीज नोट कर लीजिए। पॉलिटी का जो पेपर है, पॉलिटी में अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी एंटी डिफेक्शन वगैरह चल रहा है। अभी आज 11 बजे सुनवाई होने वाली है इसमें सुप्रीम कोर्ट में कि इनको क्या करना है क्या नहीं। तो दिस इज रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। आप लोगों को जीएस पेपर 2 में करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा, नोटेड डाउन। जीएस पेपर 3 क्या रहेगा, तो जीएस पेपर 3 विल बी डेफिनेटली ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी इसमें एक रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें एक रहेगा। पहले जो एचआरडी एंड एचआर का पार्ट आता था, तो जीएस पेपर 3 में ये लोग एचआर ऐड कर सकते हैं। एचआरडी तो ऑलरेडी इकोनॉमी में कवर हो जाएंगे। वैसे भी इनिशियली एचआरडी और इकोनॉमी में कुछ डिफरेंस था नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स इन एचआरडी वाज फ्रॉम इकोनॉमी सब्जेक्ट, बट जो एचआर है वो एचआर इसमें जीएस पेपर 3 में वो लोग ऐड कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी रखेंगे नहीं रखेंगे कुछ चांसेस नहीं, बट वो भी रखना चाहिए। टेररिस्ट वगैरह, यानी आप लोग देख सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी महाराष्ट्र के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस पेपर 3 में आप लोगों का एक इकोनॉमी डेफिनेटली रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है। अदरवाइज उसकी जगह पे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन वहां पे एचआर का पार्ट ऐड कर सकते हैं। एंड ये पेपर भी आप लोगों का 250 मार्क्स के लिए रहेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीएस पेपर 4 जो कि पूरी तरह से एनपीएससी के लिए नया रहेगा, इसे आप लोग कहेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये नया पेपर रहेगा एनपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, पूरी तरीके से नया रहेगा। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कहते हैं, नैतिकता कही जाएंगी इसमें। तो ये पेपर मैं कहूंगा ये अलग टॉपिक है थोड़ा सा। आपको इसे पढ़ने के लिए पहले आप लोगों की जीएस के थोड़े बहुत टॉपिक आपने पढ़े होने चाहिए। और इथिक्स मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इथिक्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि इथिक्स के लिए कोई टिपिकल बुक्स वगैरह है नहीं, है मार्केट में बुक्स, बट ये आपकी खुद की थिंकिंग के ऊपर रहता है। आप जितने इथिकल रहोगे आपका आंसर भी उतना इथिकल आता ही है। अगर इथिक्स नहीं है तो वो भी पता चलता है आपके आंसर से। तो ये आपकी फुल पर्सनैलिटी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ऐसे मेरा मानना है। इसमें आप बहुत नंबर ले सकते हैं। यूपीएससी में भी ये पेपर ऐड किया है, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा नंबर चारों में से इथिक्स में रहता है। टॉपर्स जो रहते हैं जनरली, टॉपर्स को तो इथिक्स में अच्छा खासा ओवरटेक आप लोग कर सकते हैं। बाकी जीएस पेपर 1, 2, 3 इन तीनों पेपर में आप लोगों को ओवरटेक करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। सबके नंबर लॉक रहते हैं, आप लोगों को सेम ही नंबर आएंगे। बट इन जीएस पेपर 4 इथिक्स अच्छा सिलेबस रहेगा। इसमें इथिक्स आप लोगों को जो आने वाला है उसमें 4 सब्जेक्ट का मिक्स रहेगा। इसमें साइकोलॉजी का एक पार्ट रहेगा इस सब्जेक्ट में, इसमें सोशियोलॉजी का थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा आप लोगों का इस सब्जेक्ट में, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट रहेगा और इसमें इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट रहेगा। ऐसे 4 सब्जेक्ट मिलके एक इथिक्स का सब्जेक्ट ये लोग बनाएंगे, जो कि पूरी तरीके से सर डिस्क्रिप्टिव नेचर में आप लोगों को रहने वाला है। ये आप लोग समझ लीजिए। सो दिस इज द मेजर चेंज। essay का पेपर for 250 marks, GS paper 1, 2, 3 and 4 as I discussed. GS paper 1 could be include history plus geography, GS paper 2 polity plus government, GS paper 3 economy plus science and tech and might be HR, and GS paper 4 will be completely dedicated to the ethics, integrity and aptitude. टोटल GS जो रहेगा सर आप लोगों का 1000 नंबर के लिए रहेगा। टोटल GS 250, 250, 250, 250 टोटल 1000। 250 मार्क्स का एसे सेपरेट। एसे के टॉपिक जीएस में से ही रहेंगे जैसे मैंने कहा। और उसके बाद आता है आप लोगों का बड़ा चेंज और एक, जो कि पेपर 8 एंड पेपर 9 में रहेगा, जिसे हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय करके आप लोग इसे कह सकते हैं। ये एक बड़ा चेंज रहेगा। वैकल्पिक विषय एनपीएससी के लिए नया नहीं है। आज से 9 साल पहले वैकल्पिक विषय था वहां पे टिल 2013। दो थे, एक भी नहीं था, 2 ऑप्शनल। तो अभी एमपीएससी ने आप लोगों के लिए एक ही ऑप्शनल रखा है। ऑप्शनल 500 मार्क्स के लिए एक सब्जेक्ट रहेंगे और ऑप्शनल के 2 पेपर आप लोगों के लिए रहेंगे। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। आप कहेंगे कि ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल यानी आप लोगों का होता ही है कि आप लोगों को
26 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, 26 डिफरेंट सब्जेक्ट विल बी देयर, आउट ऑफ 26 डिफरेंट सब्जेक्ट यू हैव टू चूज वन सब्जेक्ट। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसके दो पेपर आप लोगों को रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 विल बी फॉर 250 मार्क्स एंड पेपर 2 विल बी फॉर 250 मार्क्स। ऐसे दोनों पेपर मिला के 500 मार्क्स करेंगे और दोनों पेपर को अलग अलग सिलेबस रहेगा। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। आपको मैं लिस्ट दिखा दूं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, यानी कि हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए एमपीएससी की तरफ से लिस्ट पब्लिश की गई कि व्हाट विल बी द ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यू पीपल। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे दिए हैं, जैसे कि सबसे पहला आएगा आप लोगों का एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सर बॉटनी करके एक सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद कॉमर्स, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप कॉमर्स भी चूज कर सकते हो। ज्योग्राफी द मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपका अगर लॉ बैकग्राउंड है, आपने अगर बैचलर्स आपका लॉ सीखा तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर द लॉ ऑल्सो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सर इसमें आप लोगों का, आप अगर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांचेस को बहुत स्कोप होता है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। आपने अगर बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, आप अगर पीएचडी है फिजिक्स में तो फिजिक्स भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैनेजमेंट। अगर आपने एमबीए किया तो मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट है। इफ यू आर अ डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, मेडिकल साइंस भी सब्जेक्ट है सर। एंथ्रोपोलॉजी भी सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। ये दोनों एक जैसे ही है, मेडिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज द इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमंस ऑफ। सिविल इंजीनियरिंग एक रहेगा बाय द वे, आप अगर इंजीनियर हो तो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक रहेगा। हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है। मैथमेटिक्स एक है। फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसे पीएसआईआर कहा जाएगा। साइकोलॉजी एक होगा, सोशियोलॉजी एक होगा, मराठी लिटरेचर भी आप ले सकते हो, और स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट रहेगा। फुल टू कॉपी पेस्ट ऑफ यूपीएससी, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज। इसमें और डेप्थ में बात करेंगे हम लोग। अभी क्वेश्चन ये कि सर व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल को अलग क्यों रखा गया है? तो देखिए जीएस और ऑप्शनल में अभी एक साइंटिफिक, आप लोग साइंटिफिकली सोचिए कि आप लोग ऑफिसर, ये जो एग्जाम है ना, आप लोग ऑफिसर बनने के लिए दे रहे हैं। एक ऑफिसर का साइंटिफिक टेम्पर, उसका कॉमन सेंस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना स्ट्रांग होना चाहिए। आप कोई छोटा मोटा ऑफिसर भी नहीं बन रहे, आप लोग क्लास 1 के लिए प्रिपेयर करो, सुपर क्लास 1 के लिए प्रिपेयर करो। तो कमीशन का यहाँ पे ये मानना है कि मुझे एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको जनरल अप्रोच होना, उसका होना चाहिए, कि इसको जनरली सब चीजें पता है। और मेरा ये कंसर्न है कि इसका किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी होना चाहिए, एक सब्जेक्ट में इसका सिंपली एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। ये मेरा सिंपल है, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। ये इसके पीछे का साइंस, और बस ये तो सही चीज है। लर्निंग तो हर सब्जेक्ट से होती है। तो मेरा वही कंसर्न है, कोई भी सब्जेक्ट लो, 26 choices you have, choose any one of your choice and perform yourself। लेवल क्या रहेगा इसका? जीएस के जितने भी पेपर आप लोगों के लिए होते हैं, जीएस के सब पेपर का लेवल सर डिग्री का होने वाला। पहले भी डिग्री का था, अभी भी डिग्री का लेवल मेंटेन रखेंगे, बट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेवल होने वाला है सर, वो पीजी का लेवल रहता है, जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें भी डिपेंड करता है कि भैया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कौन सा। जैसे कि आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया, आपने अगर मेडिकल साइंस लिया, आपने अगर केमिस्ट्री लिया, आपने अगर फिजिक्स लिया, तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू द सिलेबस ऑफ मास्टर्स। इसका लेवल डायरेक्टली मास्टरी का होने वाला, डायरेक्टली। पीएसआईआर का आप लोग यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लीजिए, जो एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा सेम रहेगा, नो चेंजेस। बट आप अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट लेते हो, जैसे आपने हिस्ट्री लिया, आपने सोशियोलॉजी लिया, आपने जियोग्राफी लिया, आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया, तो इन सब्जेक्ट्स का लेवल विल बी इन बिटवीन ऑफ डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, इन बिटवीन रहेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा डायरेक्टली डिग्री का लेवल, और अगर आपका ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट तो इन बिटवीन पेपर सेट किए जाए, ना पूरी तरह से डिग्री का और ना ही पूरी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन का, इन बिटवीन पेपर सेट किए जाए। सेपरेट सिलेबस रहेगा आप लोगों के लिए, सेपरेट। जैसे अगर एग्जांपल देना चाहूँ, मान लीजिए कि आप लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में पेपर 2 रहेंगे। इसमें पेपर फर्स्ट जो रहेगा, पेपर फर्स्ट में आप लोगों को सिलेबस अलग आएगा। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी रहेगा सब, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, उसके बाद आप लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी, एनवायरमेंट, बायो ज्योग्राफी, और उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सिलेबस रहेगा। और उसके बाद आप लोगों का पेपर 2 एक आप लोगों का आएगा। तो पेपर 2 में आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, सिंपल ये रहेगा। नो चेंज इन एमपीएस, नो चेंज,
नो चेंज। ऑप्शनल सब्जेक्ट इनफैक्ट आपके लिए प्रेफरेबल है, बेटर रहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने पहले जैसे कहा ना, जीएस में आप लोगों का जो स्कोर होता है ना वो लॉक किया जाता है, ज्यादा आप लोग 100 के ऊपर नहीं जा सकते। टॉपर 100, 110, 120 तक गया तो गया, वो भी मैंने बहुत ज्यादा कह दी। ओवरटेक करने के लिए आप लोगों को एसए का एक पेपर है और दूसरा पेपर होता है आप लोगों को ऑप्शनल का। ऑप्शनल में डाइवर्सिटी बहुत है, हर किसी का अलग अलग ऑप्शनल। इफ यू आर एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म बेटर। ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे सर जो 200-500 में से लिटरली 350 प्लस मार्क्स लेते हैं। आपने अगर एक ही पेपर में 350, 370 नंबर आपके एक ही पेपर में अगर आते हैं, आप लोग, आपका डिप्टी कलेक्टर बनना फिक्स है, समझ लीजिए। आप लोग सिंगल पेपर कैन मेक यू डायरेक्टली डिप्टी कलेक्टर। सिंगल पेपर 33% का डायरेक्टली वेटेज है सर। आप लोगों को पीछे का वापस से दिखाना चाहूँ ना, आप लोगों का ये देखिए 1750 का पूरा एग्जाम हो रहा है, 1750 में से डायरेक्टली 500 मार्क्स है, ऑलमोस्ट ऑल 33% मार्क्स आर डायरेक्टली डेडिकेटेड टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट। 1/3 मार्क्स, 2/3 प्रिपरेशन पूरी साइड में और 1/3 प्रिपरेशन पूरी साइड में। 2/3 लॉक किया गया है, आपको ओवरटेक करना हो 1/3 का यूज कीजिए पूरी तरीके से। ऑप्शनल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑप्शनल का टेंशन मत लीजिए, ऑप्शनल के बारे में अभी मत सोचिए। जीएस को पहले देख लीजिए, 1-2 महीने बाद हम लोग वापस एक लेक्चर ले लेंगे सपोज हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल का तो बड़ा रोल रहेगा आप लोगों को मिला। आप लोगों को ऑप्शनल का रीडिंग पूरा होना चाहिए विथ ऑल रेफरेंसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग एंड ऑन द राइटिंग। इसके सिवा आप लोगों को चांस ही नहीं है। इस तरीके से आप लोगों का एक नया पैटर्न दिया गया है कमीशन की तरफ से। न्यू पैटर्न विल बी टिपिकली इन द राइटिंग फॉर्मेट, पूरी तरह से राइटिंग में रहेगा आप लोगों को। 300 मार्क्स के आगे ना आई एम रिपीटिंग, 2 पेपर विल बी देयर ऑफ योर लैंग्वेज, मराठी एंड इंग्लिश, बोथ द पेपर्स विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। उसके बाद आप लोगों की जो बाकी पेपर रहेंगे, पेपर 3 एसए का पेपर रहेगा और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया वही रहेगा। सपोज 250 मार्क्स फॉर ईच पेपर, टोटल हो गया 1000 एंड 500 मार्क्स फॉर ऑप्शनल पेपर। 1 optional out of 26. The list is in front of you. You can choose any optional of your choice. But जैसे मैंने कहा ऑप्शनल चूज करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अभी थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि सपोज हाउ आई शुड हैव टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द क्राइटेरियाज। तो देखिए ऑप्शनल का जहां तक मेरा मानना है, ऑप्शनल आप थोड़ा सा समय लिया कीजिए चीजों के लिए। इमीडिएटली हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेने से अच्छा ऑप्शनल की पहली चीज तो ये है कि आपने ऑप्शनल ऐसा लेना है जो जीएस से ओवरलैप होना चाहिए। ओवरलैप का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने किया है सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर्स मैंने एमई भी उसमें किया है और मैंने ऑप्शनल भी सिविल ले लिया। अभी सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस मुझे जीएस में कहीं पे भी नहीं, ऐसा समझिए कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से अलग ही पढ़ना है। मैंने मैथमेटिक्स ले लिया, मैंने फिजिक्स ले लिया, मैंने मेडिकल साइंस लिया, इसका और जीएस का कुछ भी लेना देना नहीं। बट मैंने जियोग्राफी लिया, मुझे जीएस पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स के लिए जियोग्राफी पूछा जाने वाला है, मुझे 40 नंबर के लिए जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट पूछा जाने वाला है। हर साल यूपीएससी में 1-2 टॉपिक एनवायरमेंट रिलेटेड रहता है। मैं 250 मार्क्स मैं कैसे भी करके 700-800 मार्क्स कवर कर सकता हूँ, कवरेज होना चाहिए। यानी जैसे एग्जांपल आपको दिया मैंने, आपने हिस्ट्री करके सब्जेक्ट ऑप्शनल में लिया, हिस्ट्री ऑलरेडी 500 मार्क्स का ऑप्शनल है। ये सब्जेक्ट 90 मार्क्स के लिए मेंस में भी पूछा जाएगा आप लोग 250 मार्क्स। और हर साल आप लोगों का इसमें और आर्ट एंड कल्चर भी आता है, हर साल आर्ट एंड कल्चर इसमें पूछा जाएगा। आप इसी टॉपिक का यूज ऐसे लिखने के लिए कर सकते हो। ऐसे का जैसा रहेगा आप लोगों का 125 मार्क्स के लिए आप लोगों का ऐसे रहेगा। अगर आप लोग ओवरऑल देखते हो 600, 700, 750, आप लोगों के 750 मार्क्स तो यही पे कवर हो चुके हैं सर ऑन एन एवरेज। 1750 में से आपने एक ही सब्जेक्ट ऐसा चूज कर लिया कि इस सब्जेक्ट ने मेरे 750 मार्क्स कवर कर लिए डायरेक्ट, मुझे अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। इसको स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। आपने लिया कुछ तो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका और जीएस का कुछ लेना देना नहीं, सब अलग अलग प्रिपरेशन करो, ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ज्योग्राफी आपने लिया, ज्योग्राफी आप लोगों को 120 मार्क्स के लिए जीएस में पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का एनवायरमेंट में पूछा जाता है हर साल। एक तो भी ऐसे एनवायरमेंट ओरिएंटेड रहता है। हो गया आप लोगों के 750-800 मार्क्स, यही तो कवर हो गए। तो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट आप लोगों ने जनरली देखना है। जनरली आपकी चॉइस तो रहेगी, जनरली कह रहा हूँ मैं। सेकेंडली आप लोगों को ऑप्शनल का गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 500 मार्क्स के लिए आप लोगों को गाइड अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि ये ऑप्शनल मैंने लिया है, इस ऑप्शनल में से इसके पहले कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। अभी आपको तो कुछ वैसा क्राइटेरिया है नहीं, बट सिलेक्शन रेशियो भी मैटर रखता है कि कितने लोगों ने अभी यूपीएससी में सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन रेशियो होता है, वो सिलेक्शन रेशियो आप लोगों का इनका होता है मेडिकल साइंस। कि मेडिकल साइंस ऑप्शनल लेने वाले बच्चे जनरली ज्यादा पास हो जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर से ऑप्ट करते हैं, और डॉक्टर्स का पढ़ाई ऐसे ही बहुत ज्यादा होता है। तो मेडिकल साइंस छोड़ के फिर सबसे ज्यादा ऑप्ट होने वाला सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी। 15,000 बच्चे अगर मेंस के लिए है, 15,000 में से 6,000 बच्चों का एक ही ऑप्शनल रहेगा ज्योग्राफी रिलेटेड, क्योंकि साइंटिफिक बैकग्राउंड का है, टेक्निकल है। ज्योग्राफी बीए में भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी बीएससी में भी पढ़ सकते हैं, साइंस और आर्ट दोनों का बैकग्राउंड ये आप लोग समझ लीजिए। चौथा क्राइटेरिया आएगा कि मेरे पास मटेरियल इस सब्जेक्ट का अवेलेबल है क्या, कि मैंने जो कोई ऑप्शनल लिया है, आप मराठी में प्रिपेयर कर रहे हो, हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, सपोज आप मराठी में कर रहे हो, बट मराठी में मुझे उस सब्जेक्ट का मटेरियल अवेलेबल है क्या, बिकॉज विदाउट मटेरियल यू कुड नॉट स्टडी। सो मटेरियल एक आप लोगों के पास अच्छा खासा अवेलेबल होना चाहिए। और लास्ट में आता है आपका इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट इसमें कितना है। जनरली इंटरेस्ट को पहले मत रखिए, इंटरेस्ट किसी में भी आ सकता है हम लोगों को, बट वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। इंटरेस्ट जनरली चेंज हो जाता है बहुत जल्दी। तो आप लोग पहले इन चीजों को ध्यान में रखें कि इसका सिलेक्शन रेशियो क्या है इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का, इसमें जीएस के साथ कितना ओवरलैप हो रहा है, मेरे पास इसका गाइड अवेलेबल है क्या, मेरे पास इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है क्या, और क्या मुझे खुद को इसमें इंटरेस्ट है। ये 5 क्राइटेरिया अगर आप लोग आपके आंखों के सामने रखते हो तो आप लोगों का ऑप्शनल आपके सामने आ जाए। जनरली प्रोसेस ये होता है कि ऑप्शनल चूज करने के लिए आपको जो 26 में से कोई तो भी 3 सॉर्ट आउट कर लीजिए, कि जैसे मैंने हिस्ट्री एक सॉर्ट आउट किया, मैंने ज्योग्राफी एक सॉर्ट आउट किया, और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सॉर्ट आउट कर लिया। 3 का तो मैं सबसे पहले सिलेबस देखूंगा, नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा आप लोगों का। सिलेबस देखने के बाद मुझे मैं सिलेबस एक जस्ट ओवरलुक करूंगा, टॉपिक्स पढ़ूंगा, जैसे मैंने हिस्ट्री की ज्योग्राफी के आपको टॉपिक्स पता। ओवरलुक करने के बाद मैंने कहा कि ओके ओके ऐसे ऐसे टॉपिक है, 70% टॉपिक मुझे ठीक ठाक समझे, 40% मैंने कहा कि ये नहीं समझे। सेकंड स्टेप ये रहेगा कि मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखूं, कि मैंने सिलेबस पढ़ लिया, इस सिलेबस से रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। आपको अगर लगता है कि ये सब्जेक्ट इसका ये सिलेबस इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये तीनों भी थोड़े से मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, तो आखिर में 3 में से कोई तो भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हैं। दिस विल बी द नॉर्मल प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल। एम आई क्लियर? यस सर। वेरी गुड। ये सिंपल प्रोसेस आप लोगों के ऑप्शनल के सिलेक्शन का होता है। बट मैं आपको वापस एक ही चीज कहूंगा, ऑप्शनल को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल आप लोगों को कहीं से कहीं भी बिठा सकता है, बिलीव मी, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट होता है। तो आप लोगों को स्पेशली डेडिकेटेड इसका पॉसिबल हुआ तो कोचिंग भी लेना पड़ेगा, और जरूरत तो नहीं मैं कहूंगा, टेस्ट सीरीज तो देनी ही पड़ेंगे आपको। ये आप लोग समझ लीजिए, टेस्ट सीरीज के सिवा तो अभी ऑप्शंस है ही नहीं। रायटिंग में होगा इन्हें कागदावर काम दाखवा, इकडे तिकडे बडबड करायची, शो मी वर परफॉर्मेंस ऑन द पेपर। अभी जहां तक आपके राइटिंग की बात है, अभी स्टूडेंट कहेंगे कि आपको राइटिंग में फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप लोगों के पेपर कुछ इस तरीके से रहेंगे। अभी आप लोगों को अगर दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरीके से ब्लैंक पेजेस आप लोगों को दिए जाने वाले हैं, रूल्ड पेजेस नहीं रहेंगे। ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिए चीजों। देयर विल बी नो रूल्ड पेजेस फॉर द राइटिंग, जिसके ऊपर आप लोग अभी तक लिखते थे। आप लोगों को यहाँ से एमपीएससी लिखा रहेगा, दोनों साइड आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे की या लाईनीच्या बाजूला काहीच नका लिहू, या लाईनीच्या बाजूला काही नका लिहू। इधर आप लोगों को फीडबैक देने के लिए रहता है, नंबरिंग के लिए रहता है कि मैं जब ये पेपर चेक करूंगा तो आप लोगों को फीडबैक दिए जाएंगे। और जैसे कि पेपर में आप लोगों को दिखा सकता हूँ, इस तरीके से आप लोगों का राइटिंग रहने वाला है। क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, यू हैव टू डिलीवर द क्वेश्चन फॉर दो आंसर ब्लैंक पेजेस के ऊपर। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इन लोगों ने लिखा है यहाँ पे। इस तरीके से पेपर्स होने वाले हैं, सिंपली आप लोगों को ब्लैंक पेज। तो आपकी जो प्रैक्टिस रहेंगी टेस्ट सीरीज की, वो भी आप लोगों को ब्लैंक पेजेस के ऊपर ही करनी पड़ेगी। इसके ये आप लोग क्लियर कर लीजिए पहले ही चीज, बिफोर स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन। इस तरीके से मेंस का पैटर्न आप लोगों का चेंज किया गया है।
इंटरव्यू की जहां तक बात है, मेंस का तो हो गया सपोज, इंटरव्यू की जहां तक बात है तो इंटरव्यू का भी इन लोगों ने पैटर्न चेंज कर दिया। इंटरव्यू ने पर्सनालिटी टेस्ट कहेंगे हम लोग इसे। पर्सनालिटी टेस्ट पहले महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में 100 नंबर्स के लिए कंडक्ट की जाती थी इनिशियल, यानी अभी जो पैटर्न है ये लास्ट की एग्जाम का, इसका 600 मार्क्स का पूरा मेंस रहेंगे, 2 पेपर ऑप्शनल इसके रहेंगे, हिस्ट्री मराठी इंग्लिश के, 800 मार्क्स एंड 100 मार्क्स फॉर interview or personality test. But now onwards from next year 2023 your entire personality test will be conducted for 275 marks. 275 मार्क्स के लिए आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आपने प्रीलियम दिया, प्रीलियम का कट ऑफ 102 लगा, जीएस का आपको 112 मार्क्स से आप पास हो गए। मेंस के लिए आया आप लोग, मेंस के आपने क्वालिफाइंग पेपर दिए, एसए का पेपर दिया, जीएस के चारों पेपर दिए, ऑप्शनल का पेपर दिया, 1750 मार्क्स का आप लोगों ने राइटिंग दिया। 1750 में से अभी इसका भी हाफ हो जाएगा कि इंटरव्यू किसको आएगा, इंटरव्यू कॉल। तो 1800 में से तकरीबन ऐसा मान लीजिए कि 750-800 नंबर जिसको आया है उसको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा एमपीएससी की तरफ से। आपने अगर 800-900 नंबर लिए, यू गेट क्वालिफाइड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, देन एमपीएससी विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। सपोज इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम लोग करके लेंगे और पूरा इंटरव्यू जैसे मैंने कहा 275 मार्क्स के लिए रहेगा। पर्सनालिटी टेस्ट कहेंगे, 20 से 25 मिनट का आप लोगों का इंटरव्यू अभी भी कंडक्ट किया जाता है, तभी भी किया जाएगा, बट डायमेंशन थोड़े और वाइड हो जाएंगे क्योंकि 275 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। आपका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स, आपका फैमिली, एवरीथिंग दे विल गेट टू नो। इंटरेस्ट से पूछेंगे आप लोगों को, बताइए हमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका ग्रेजुएशन, आपका डिग्री किसमें से हुआ है, नॉर्मल सब्जेक्ट रहेंगे। नो क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग योर नॉलेज, ये भी ध्यान में रखिए। अभी इसमें चेंज भी ये हो जाएगा कि इंटरव्यू में नॉलेज के क्वेश्चन कम हो जाएंगे क्योंकि नॉलेज चेक हो चुका है सर आपका। कोई इंसान अगर 1750 मार्क का पहाड़ चढ़ के मेरे सामने इंटरव्यू को बैठा है तो इससे ये कंफर्म हो चुका है कि दिस पर्सन हैज अ साउंड बेस ऑफ नॉलेज। या माणसाकडे अधिकारी होण्यासाठी तेवढी बौद्धिक पातळी आहे। क्वेश्चन ये है कि ये इंसान बौद्धिक रूप से सक्षम है, बट क्या ये मानसिक रूप से सक्षम है? तो आपकी मानसिकता और आपकी मेंटेलिटी, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएंगी उस 20 से 25 मिनट में। आपका नॉलेज चेक हो चुका है, आपकी प्रीलियम में आपकी इंफॉर्मेशन मैंने चेक कर ली, आपकी मेंस में मैंने आपका पूरा नॉलेज चेक कर लिया, आखिर में आती पर्सनालिटी की इंडिविजुअली हा मनुष्य स्वतः कसा, क्या ये करप्ट है, क्या ये ऑनेस्ट है, क्या ये अच्छा है बुरा, ये चीजें देखी जाएंगी। वहां एक तरीके से 275 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चलेगा और जो फाइनल आप लोगों का पूरा कवरेज रहेगा, दैट फाइनल एग्जाम विल बी कंडक्टेड एंड दैट मींस द टोटल नंबर विल बी ऑफ 2025 मार्क्स। 1750 for men's and 275 for your personality test. So the entire exam now onwards from 2023 will be conducted for 2025 marks. Is it clear or not? सेग्रीगेट करके दिया, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। Prelim will be for 400 marks, second paper will be of qualifying, cutoff will become only from the first paper out of 200. Next stage will be of men's will be completely in the writing form. Complete writing 1750 मार्क्स के लिए आप लोगों को करनी है। राइटिंग में मैं दूसरी बात बता दूं कि इसमें पैटर्न कैसा रहेगा, आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट दिए जाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। यानी आपका जो पेपर आएगा अभी, आप जब भी अगले साल मेंस देंगे तो इस मेंस में आप लोगों का ऑलरेडी इस पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखा रहा है मराठी में, इंग्लिश में, और वही पेपर नीचे, वही क्वेश्चन नीचे मराठी में लिखा रहा है और आप लोगों को उसी क्वेश्चन के नीचे आप लोगों का आंसर लिखना पड़ेगा। ये एक स्पेस, नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कहा जाएगा इसे। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, इसका ये कैसा रहेगा। तो जनरली एमपीएससी आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो वर्ड्स में पूछेंगे। जैसे कि सिंपल फंडा है, मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछ लिए है, ईच क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, टोटल हो गए 250 मार्क्स। हर क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को मैं 100 वर्ड से लेके 150 वर्ड्स तक पूछ सकता हूँ। सिंपल ये रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वापस 25 questions will be there, each question will be of 10 mark and every question you have to write within 100 to 150 marks.
100 to 150 नहीं कहेंगे, वो डायरेक्टली नंबर्स दे ही देंगे, एक तो 100 में लिखो ना तो 150 में लिखो, रेंज नहीं देंगे, आप लोगों को डायरेक्टली कह देंगे। अभी 100 वर्ड्स आएंगे, सिंपल फंडा है। ये जो आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है अभी 100, ये आपके एक पेज के ऊपर 100 वर्ड्स 80 वर्ड्स और दूसरे पेज के ऊपर 80 वर्ड्स आते हैं जनरली लिखने के बाद। तो 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स एक पेज के ऊपर आराम से आ जाएंगे आप लोगों का, सिंगल पेज बैक टू बैक, सिंपल फंडा रहेगा, एकदम सिंपल। मैं ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप अगर सीरियस एस्पिरेंट रहेंगे प्रिपेयर करने वाले, सही में सीरियसली प्रिपेयर कर लीजिए अगले 1-2 साल, क्योंकि अगले साल से एग्जाम आने वाले 3 साल थोड़ी इजी सेट होने वाली है। 2013 में जब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ था, यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े इजी पूछे थे कि मैं भी नया हूँ, तू भी नया है, तो चल थोड़ा सा हम लोग फैमिलियर हो जाए सिस्टम के साथ। आपका अगर पढ़ाई अच्छा है, मैं आप लोगों को बाय गॉड कहूंगा, आप लोग 1-2 साल में एमपीएससी में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। 3 साल के बाद ये लोग फिर अपना लेवल बढ़ा देंगे कि मैं भी फैमिलियर, तू भी फैमिलियर, चलो अभी ऊपर की बातें करते हैं। एकदम सिंपल फंडा है। मैं तो कहूंगा अपॉर्चुनिटी है, नो वन इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप अगर 100% रॉ हो कि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, ताकत लगा के 1-1.5 साल प्रिपेयर कर लीजिए आपका, मैं कहूंगा आप इमीडिएटली सिलेक्ट हो जाओगे। बिकॉज जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच ए ह्यूज चेंज। बिलीव मी, इस लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए इंसान को 1 से 1.5 साल अलग से लग जाए, सीरियसली प्रिपेयर किया तो। और अगर ऐसे टाइम पास करते गया तो फिर सालों साल चलने वाली बात रहेगी, फिर सदियों तक चलते ही, फिर चलने दो। चीजें क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? पेपर 3 में मराठी एंड इंग्लिश में 2 लैंग्वेज में लिखना है क्या? पेपर 3 यानी कौन सा बोल रहे हो चेतन? पेपर 3 में ऐसे यस 2 लैंग्वेजेस में रहेगा आप लोगों को, यस आई गॉट इट, 2 लैंग्वेजेस में ऐसे रहेगा। आपको मराठी में भी लिखना पड़ेगा सर, और इंग्लिश में भी ऐसे लिखना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग किस तरीके से रहेगा, तो बट दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। कैसा है ना, आपकी लैंग्वेज एक मैटर करेगी। आप ऑलरेडी एमपीएससी क्या करेंगे, अभी आपको पहले ही पूछ लेंगे कि भैया आप पेपर कौन सी लैंग्वेज में लिखने वाले, मराठी, इंग्लिश और हिंदी 3 लैंग्वेजेस देंगे। सपोज आप लोग इंग्लिश में अगर चूज करना तो आपका ऐसे का पेपर इंग्लिश में आएगा। आप जो मराठी में ऐसे लिखोगे सपोज, तो मराठी में ऐसे आ सकता है मराठी लैंग्वेज में, ये जो क्वालिफाइंग पेपर है यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट आपको मराठी में ऐसे लिखना ही। आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। अभी इसके पहले लैंग्वेज चूज नहीं करनी पड़ती, अभी मराठी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों का पेपर रहता था, बाइलिंगुअल आप लोगों के पेपर रहते थे। सर प्लीज रेज वॉल्यूम, अनेबल टू हियर यू। आवाज येतोय माझा ना? यस सर। आवाज आ रही मेरी? मराठी अगर वीक होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप प्रिपेयर कीजिए ना। अभी कैसा है ना, आप एकदम 100% प्रिपेयर भी नहीं हो किसी चीज की, 100% वीक भी नहीं और 100% प्रिपेयर्ड भी नहीं, हम लोग इन बिटवीन है। तो प्रिपरेशन की अगर जरूरत है तो प्रिपेयर कर लीजिए। मराठी का टेंशन मत लीजिए, ये पेपर वैसे भी क्वालिफाइंग है, बट फिर भी प्रिपेयर कर लेंगे हम। इस तरीके से सर आप लोगों का पूरा एग्जाम होने वाला है नाउ ऑनवर्ड्स फॉर 2125 मार्क्स, कॉपी पेस्ट ऑफ यूपीएससी। दूसरी बात है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, कि आपको क्या फायदा होगा? मेरा फायदा तो छोड़ दीजिए, आपका क्या फायदा होगा? तो देखिए, विद द प्रिपरेशन ऑफ एमपीएससी यू कैन बी आईएएस आल्सो। बिकॉज जहां तक मेरा मानना है, बहुत चेंजेस नहीं रहेंगे सिलेबस में, 80% सिलेबस विल बी सेम। ऑप्शनल तो आपने प्रिपेयर कर ही लिया ऑलरेडी, 1/3 तो सिलेबस सेम ही रहेगा। तो आप लोग इसी पढ़ाई में सर यूपीएससी के एग्जाम भी दे सकते हैं। आप लोग इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्या है। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट लगा ना सर यूपीएससी का, इसमें मराठी लोगों का नंबर काफी कम है। पिछले 4-5 सालों से मराठी कैंडिडेट्स के नंबर बहुत कम आ रहे हैं। की किती मुलं मराठी मुलं सिलेक्ट झाले, तर कमी मुलं, तर कमी का होता है? यूपी बिहारचे लोक म्हणतात की आमच्या यानी यूपी बिहार के लोग ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन का वैसा कुछ नहीं सर, यूपीएससी का सिलेबस और यूपीपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस डायरेक्टली सेम है सर, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का लड़का जब भी यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है, एट द सेम टाइम ही गेट क्वालिफाइड फॉर द यूपीएससी आल्सो। इस बच्चे ने वैसे, इसके बाद अभी कोई एमपीएससी या मराठी बच्चा अगर एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है, ये बच्चा अपने आप यूपीएससी के लिए क्वालिफाई होने वाला है। आपके पास इनफैक्ट 2 ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं अभी। इन द सेम स्टडी यू कैन बी इधर डिप्टी कलेक्टर और फुल टाइम कलेक्टर। ये आप लोग पहले समझ लीजिए।
आईएएस के साथ साथ सर आप इस पढ़ाई में अभी यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए, सीडीएस, आईबीपीएस, आईबी, एसएससी, जितनी भी गवर्नमेंट की एग्जाम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप सब में क्वालिफाई हो जाओगे। ये आप लोग समझ लीजिए। इनिशियल लेवल पे पूरा इंडिया एक साइड और महाराष्ट्र का एमपीएससी एक साइड था, ये पूरी तरह से क्लोज था। ये बच्चा इच्छा रह के भी यूपीएससी के एग्जाम जाता तो था बट पास नहीं होता था, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पूरी तरह से अलग। तो आपने जो आपके ऊपर सेल्फ बैरियर जो लगा लिए थे ना, ये सेल्फ बैरियर अभी इस साल से ओपन होने वाले। यू आर नाउ फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ स्टडी सपोज फॉर द एनी एग्जाम सपोज। आपको पूरी तरह से फ्रीडम प्रोवाइड किया है कि टेंशन मत ही लो, यूपीएससी का पढ़ाई करो, एमपीएससी तो एमपीएससी का पढ़ाई कर, यूपीएससी कोई मैंने ये रखा नहीं बैरियर आपके लिए। ये भी आप लोग समझ लीजिए। इसके पहले एमपीएससी का जो एग्जाम होता था, बाप रे बाप कितने फैक्ट्स रहते थे उसमें। नाउ गुड बाय टू द फैक्ट्स, अभी प्युअरली एनालिटिकल अप्रोच, अभी फॅक्ट्स वगैरे बिलकुल ध्यान में रखने की जरूरत। पाठांतर आउटडेटेड झालाय। पाठांतराला आता हेच नाही, तुम्ही म्हणाल की मी रट्टा मारण्यात एक नंबर आहे, एक नंबर राहा तू, पण त्या रट्ट्याची आता सध्या गरज नाही आपल्याला, मुळीच गरज नाही। This pattern will help to improve your common sense of humor, and most importantly your analytical ability and analytical approach। क्वेश्चन का लेवल बहुत भारी रहेगा सर, आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा अच्छा अच्छा। यानी डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा भी रहा, तो वो इनरिचमेंट आपके आंसर में होनी चाहिए कि क्वेश्चन से खूबसूरत तो आपने आंसर लिख दिया है ऐसे भी आंसर आप लोग लिख सकते हो। एनालिटिकल अप्रोच चाहिए कि आपको खुद को क्या लगता है। इसके पहले का पैटर्न ये था सर, मैंने कोई बुक पढ़ ली, 10 बुक का लिस्ट आपने मुझे दे दिया कि जा मुख्य परीक्षेसाठी ह्या पुस्तकांचा अभ्यास कर। मी ते पुस्तकं वाचले, मला त्या पुस्तकांना प्रश्न आले, मी ते प्रश्न पाहिले, सोडवले आणि माझा एक नंबर आला। इथं मी स्वतःचं डोकं कुठंच लावलेलं नाही, इधर से उठाया मैंने इधर डाल दिया, इसमें मेरे ब्रेन का कुछ भी यूज हुआ नहीं। अभी इस प्रोसेस को गुड बाय होने वाला है। अभी बुक्स को साइड में रखो, यानी बुक्स को भी पढ़ो अपने दिमाग में और अपने एनालिटिकल अप्रोच से वहां पे लिखिए कि आपको क्या लगता है। इनिशियली बुक्स को बड़ा इंपॉर्टेंस था, अभी आपके ओपिनियन को, आपके थॉट प्रोसेस को बड़ा इंपॉर्टेंस आने वाला है कि सब छोड़ दो, तू बता मुझे तुझे क्या लगता है इसके बारे में। इसके पहले पूछा तो आप किताब की चीजें बता दी, लेकिन पुस्तकात हे सांगितलं। साइंटिफिक टेम्पर कितना डेव्हलप होगा आप लोगों का। ऑफिसर साइंटिफिक टेम्पर वाला चाहिए, त्याने बरोबर रॅशनॅलिटीने, लॉजिकली, त्याने सायंटिफिकली स्वतःच्या डोक्याचा वापर करून एक योग्य निर्णय घेतलेला। ये एनालिटिकल एबिलिटी आने के लिए सर आपका रीडिंग और राइटिंग दोनों भी उतना वास्ट लेवल पे चाहिए। आप खुद को 6 महीने के प्रिपरेशन के बाद, बिलीव मी, ये वर्ड्स मेरे ध्यान में रखिए, आज से आप अगर प्रिपेयर करते हो, आज से 6 महीने बाद आप अपने आप को इनलाइटन फील करना शुरू करोगे, इम्पावर, वो कहते हैं ना इंग्लिश, आप लोग कहना फील करना शुरू करो कि मैं सच में कुछ तो भी कर रहा हूं पर। इसके बाद जो एमपीएससी का पढ़ाई होने वाला है, वो खुद को आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा कि नहीं मैं सही में प्रिपरेशन कर रहा हूँ चीजों का। इनिशियल लेवल पे आपका और कागज का कुछ भी लेना देना धान्य सर। मैं हमेशा स्टुडंट को कहता हूँ, शासनात जायचंय, शासनामध्ये कागद बोलत असतो, सबूत लेके आओ, एव्हिडन्सेस लेके आओ। आता अधिकारी बनायचं असेल, कागदावर काम दाखवा तुम्ही, सिंपल काम, एकदम कागज के ऊपर काम दिखाओ, शासनात कागद बोलतो। रट्टा मारणं, रीडिंग 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 करणं, गोपनपट्टी करायचं, आता सोडून द्यायच्या त्या गोष्टीचा। अभी थोड़ा सा जिस तरीके से टाइम, समय बदल रहा है ना सर, समय के हिसाब से चीजें इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत बड़ा आ चुका है पिछले 2 साल में। इस नए बदलाव के साथ हमने अपने आप में भी कुछ बदलाव होनी चाहिए, एक काफी स्वाभाविक चीज। आप वही वही आउटडेटेड चीजें नहीं कर सकते, अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है चीजों। और मैं तो आपको बाय गॉड ये भी कहता था, मैं तो 2019 में स्टूडेंट को कहता था कि एमपीएससी कभी भी इसमें हो सकती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वो तो ये डिसीजन लेट हुआ है सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से, ये आप लोग समझ लीजिए। अगर कोविड-19 पिछले 2-3 साल में नहीं रहता था तो मैं कहूंगा कि ऑलरेडी एमपीएससी का इस पैटर्न में 2-3 एग्जाम अब तक हो चुकी रहती थी। ये भी आप लोग समझ लीजिए। बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अच्छा डिसीजन है। इससे किसी का कुछ फायदा हो ना हो, जो बच्चा सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है सर, वो बच्चा तो इनलाइटन नहीं हो जाएगा सही। हाई लेवल पे प्रिपरेशन होगा आप लोगों का कि आप कहेंगे कि मैं बन रहा हूँ कुछ तो। रिसोर्सेज आपको कितने अच्छे अच्छे मिलेंगे सर। अभी इतना बड़ा राइटिंग में अगर आप लोग आ गए, आप लोगों को पढ़ना भी उतना अच्छा पड़ेगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आप लोगों को कोई ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे फॉर टू गेट अ गुड कंटेंट सपोज। तो आपके डायमेंशन रिसोर्सेज के बहुत
हाई होने वाले हैं। इनिशियली फैक्चुअल डेटा आता था इतना करो इतना आ जाएगा, स्कोप था ही नहीं एक्सपेंशन थॉट्स। रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है आप लोगों को। आपका मीडियम ऑफ राइटिंग कौन सा होगा दैट विल बी कंप्लीटली योर चॉइस, इधर यू ऑप्ट फॉर द मराठी लैंग्वेज और योर इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज विल बी नॉट बैरियर, नो बैरियर एट ऑल। सिर्फ रिसोर्सेज की जहां तक बात है, मराठी में थोड़े बहुत कम ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है अभी, तो आने वाले 6 महीने में या 1 महीने में वो भी अवेलेबल हो जाएंगे सब। जैसे चेंज हुआ है उस चेंज के हिसाब से डिमांड कैटर करना काम बनता है मार्केट। अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, आप लोगों को ये चीज आप लोग पहले समझ लीजिए। इसमें ज्यादा करंट अफेयर्स की बात है अभी दूसरी बात यह है कि हम लोगों का नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अभी, कि इतना सब कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अभी एमपीएससी में सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरीके से बाइफर्केशन है नंबर्स का, पेपर्स का। टोटल 1750 का मेंस का एग्जाम रहेगा, 275 आप लोगों का इंटरव्यू कराएंगा। टोटल 2025 मार्क्स के लिए आप लोगों की एग्जाम होने वाली। तो आप अगर पूछते हो कि मैं अगले 1 साल के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो व्हाट वुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर मी। तो देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में जैसे कि मैंने हम लोगों ने एक प्रेडिक्टेबल सिलेबस डिस्कस किया, आप लोगों को इसके बाद इसमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, या आप लोग समझ लीजिए आप लोगों का बेसिक सोर्स ऑफ रीडिंग जो रहेगा दैट विल बी एनसीईआरटी बुक्स। और उसके बाद आप लोगों को एडवांस बुक पढ़नी पड़ेंगी फिर, या एडवांस या जिसे रेफरेंस बुक हम लोग कहते हैं। ये 2 बुक्स का आप लोगों को रीडिंग करना है। एनसीईआरटी कैसे रीड करना है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा बाद में से। दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी को कितनी बार रीड करना है, एनसीईआरटी भी कितनी पढ़नी। तो एनसीईआरटी का ऑलरेडी लिस्ट है, सिलेक्टेड एनसीईआरटी। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए तो मस्ट है आप लोगों को पढ़ना, नो ऑप्शन अदर देन दैट, क्योंकि इतना रिच मटेरियल, इतना रिच रिसोर्स दूसरी किसी भी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं अदर देन एनसीईआरटी। आप लोगों के जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी आप लोगों को फंडामेंटली पढ़नी पड़ेगी, इसमें से कंटेंट वगैरह आप लोगों को पूरा लेना पड़ेगा। 2 बार आप लोगों को एनसीईआरटी का रीडिंग करना है। हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी आती है आप लोगों की, एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा, मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र एंड मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र। ये तो पढ़नी ही पड़ेंगी आप लोगों को। जियोग्राफी में भी एनसीईआरटी के सिवा नो सॉल्यूशन। अभी भी एमपीएससी का 90% पेपर एनसीईआरटी में से होता है, प्रीलियम का या मेंस का, अभी भी करंटली ऑल्सो। आने वाले समय में तो रहेगा ये 2 सब्जेक्ट तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी। 2 बार रीडिंग कीजिए, इनसे रिलेटेड जो एडवांस बुक है उनको पढ़िए। ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप लोग एक रीडिंग कर लीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको 3 से 4 महीने में फिनिश अप होना चाहिए। 3.5 से 4 महीने हम लोग जनरली लेते हैं ऑप्शनल फिनिश करने के लिए। 500 मार्क का ऑप्शनल रीड करके ये करना चाहिए आपको डेली बेसिस पे अगर पॉसिबल हो। आपको अगर मंथली बेसिस पे पॉसिबल हो तो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो। अभी इशू क्या है, आपको जो आंसर लिखने पड़ेंगे अभी, कि आपने मुझे कोई तो भी आंसर पूछ दिया है, कि जैसे आंसर पूछा आप लोगों ने, कि क्वेश्चन पूछा है मुझे कि डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम्स और चॅलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, की भारतीय शेती समोरची आव्हाने स्पष्ट करा। अभी भारतीय शेती अगर कहा जाए तो मुझे इसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में आई कैन स्टार्ट माय आंसर विद द करंट अफेयर्स, की सध्या मागील 2 वर्षामध्ये संपूर्ण देशाने दिल्लीच्या अवतीभोवती जो शेतकऱ्यांनी वेढा घातला होता त्यांच्या कायदे, त्यांच्या शेतीविषयक कायद्यांसाठी, तो संपूर्ण देशाने पाहिला। आणि याच आपल्याला आंदोलनावरून दिसून येते की भारतामधील शेतकऱ्यांची काय स्थिती। भारतामधील शेतकऱ्यांसमोर आता एवढा पाऊस बाहेर पडतोय, फ्लड कितना आ रहा है, कंप्लीटली चौपट है, चौपट काम है पूरा का। अभी जो बाहर बारिश हो रही है ना पिछले 4 दिन से, जो बादल फटा हुआ है, ये भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, कि हाई क्लाउड्स एंड कंप्लीटली नेचुरल डिजास्टर में इसका पूर्ण शेतीच वाहून गेली। इसको करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों का आंसर एकदम जिंदा दिल लगना चाहिए, कि इसने तो मुझे रियलिटी बता दी कर। फैक्ट्स आप लोगों को लगेंगे, दुनिया में देश में चल क्या रहा है सब कुछ।